बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम तारिक है और मैं सेक्सो एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। सेक्सो एंड्रोलॉजिस्ट वो डॉक्टर होते हैं जो मेल्स में सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करते हैं और इसके साथ साथ बांझपन, मर्दाना बांझपन एज वेल एज़ फीमेल बांझपन, उसको भी डील करते हैं। मैं तकरीबन 12 साल से इस फील्ड में हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये फील्ड बड़ा ही डिप्राइव्ड है और पाकिस्तान में ये ज़्यादातर हकीम और इस तरह के जो क्वैक हैं उनके हाथ में है। लेकिन अब डॉक्टर्स इस फील्ड में आ रहे हैं और बाकायदा क्वालिफाइड होकर आ रहे हैं। तो मैंने भी प्रैक्टिस तो मेरी तकरीबन 12 साल से है सेक्सो एंड्रोलॉजी में, लेकिन मैंने इसमें बाकायदा अपने आप को इम्प्रूव किया, क्वालिफाई किया। मैंने MCPS किया है फैमिली मेडिसिन में। उसके बाद मैंने CRSM, जो कि पाकिस्तान में अभी तक सेक्सो एंड्रोलॉजी में सबसे रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेट है। उसके बाद CART, ये इनफर्टिलिटी के सब्जेक्ट को टच करता है और इसमें मुख्तलिफ़ टेक्निक्स डिस्कस करते हैं, अवेल करते हैं मरीज़ों के लिए जो बांझपन का शिकार होते हैं। मेरी डोमेन में काफ़ी लंबी चौड़ी पोर्टल है जो मैं डील करता हूँ। सबसे पहले तो इन्फेक्शंस हैं। कोई भी पेशाब की या जिनसी अज़ा की या जिनसी हिस्से की इन्फेक्शंस को भी इस फील्ड में डील किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रॉनिक UTI, पाइलोनेफ्राइटिस, सिस्टाइटिस, यूरथ्राइटिस, ये सब सेक्सो एंड्रोलॉजी की डोमेन में आते हैं और ये इंशाल्लाह हम पूरी सक्सेस के साथ इसको डील करते हैं और बड़ा अच्छा सक्सेस रेट है। तकरीबन 99% लोग इसमें शफायाब हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शंस। इरेक्टाइल डिसफंक्शंस एक वो डिफेक्ट है जिसमें मेल अपने आर्गन को सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए प्रॉपर फॉर्म में नहीं लेके आ सकता। इसकी बेशुमार वजह हैं। मसलन शुगर के मरीज़ों को भी ये मसला लाहिक होता है और अक्सर होता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़, कोलेस्ट्रोल के मरीज़, मोटापा का शिकार मेल और साइकोजेनिक। काफ़ी लोगों में जो यंग होते हैं उनमें साइकोजेनिक ओरिजिन जो है वो इसकी बेस होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी किस्मों को हम अच्छे तरीके से डील करते हैं और मरीज़ की बीमारी की तह तक जाकर इसको फिर काबिले इलाज बनाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमारा सक्सेस रेट मोर देन 90% है। इसके बाद कुछ ऐसे लीजन्स हैं जो परमानेंट डिसेबिलिटी कर सकते हैं इस तरह के मरीज़ों में, मसलन पेरोनीज़ डिज़ीज़। ये बेसिकली आम ज़बान में समझाने के लिए कि पीनस का, पेनाइल शाफ्ट का एक फ्रैक्चर होता है जो ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी फ्रैक्चर हो जाता है और फिर उसमें एक स्कार डेवलप करता है और इस फिर बीमारी को पेरोनीज़ डिज़ीज़ का नाम दिया जाता है। पेरोनीज़ डिज़ीज़ में उज़्वे तनासल या तो टेढ़ा हो जाता है या फिर डिस्क शेप हो जाता है। दोनों सूरतों में ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इसके अलावा अगर इनएबिलिटी बार बार हो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में तो ये मरीज़ को एक साइकोजेनिक सिम्टम्स की तरफ भी ले जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के लीजन का भी हम ट्रीटमेंट करते हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से इसमें भी हमारा सक्सेस रेट अच्छा है। तकरीबन 70 to 75% लोग इसमें ठीक हो जाते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो अच्छे टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला फिर शफा देता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STDs, ये सब्जेक्ट भी सेक्सो एंड्रोलॉजी की डोमेन में है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। बेशुमार लोग इसकी वजह से कई मसाइल का शिकार हो जाते हैं जिनमें इरेक्टाइल डिसफंक्शंस भी हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस भी हैं, इनफर्टिलिटी भी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी की बात यह है कि ये सब काबिल इलाज हैं और मरीज़ को बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए और डॉक्टर्स को फ़ौरन कांटेक्ट करें। हमारे यहाँ इसका सक्सेस रेट मोर देन 70% है, बशर्ते कि पेशेंट इन टाइम
डॉक्टर को कांटेक्ट कर लें। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजैकुलेशंस हैं। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें पेशेंट पूरी लज़्ज़त या पूरे ऑर्गेज़्म में जाए बगैर ही एजैकुलेट हो जाता है, और ये पेशेंट और उसके पार्टनर दोनों के लिए एक एंग्जाइटी क्रिएट करता है। ये बेसिकली कुछ साइकोजेनिक बेस होती है इस मसले की। समटाइम्स इन्फेक्शंस भी होती हैं जो पेशेंट का पूरा रिफ्लेक्स ऑपरेट किए बगैर ही उसको एजैकुलेट कर देती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये डिफ़ेक्ट भी काबिल इलाज है और काफ़ी तादाद में ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि राउंड अबाउट 80 to 85% लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी लंबी चौड़ी डोमेन है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की, लेकिन ये कुछ चीदा मामलात हैं जो तकरीबन हर मेल फेस करता है, लेकिन उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए, जल्दी डॉक्टर से रब्ता कायम करना चाहिए ताकि उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। इसके बाद मेरी प्रैक्टिस का दूसरा एस्पेक्ट है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है बांझपन। वैसे आजकल ये लफ्ज़ इनफर्टिलिटी को कम यूज़ किया जाता है, इसकी बजाय सब फर्टिलिटी इस लफ्ज़ को, इस टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। इसमें कोई भी कपल अगर इकट्ठे रह रहा है 1 साल तक, 6 माह से 1 साल तक, और वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स परफॉर्म कर रहा है, यानी कोई कॉन्डोम या कोई इस तरह का कोई भी मेथड यूज़ नहीं कर रहा, और उस कपल को कंसेप्शन एक्सपीरियंस नहीं हो रही, तो इसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी का नाम देते हैं। इनफर्टिलिटी में हम मेल और फीमेल दोनों को एक जैसा ही कसूरवार समझते हैं, जब तक कि ये साबित ना हो जाए कि असल मामला या असल कसूर किस पार्टनर का है। मेल्स में एक बात बड़ी इजी है कि सिर्फ हमने सीमन और कुछ उनके हार्मोन्स चेक करवाने हैं और हम नतीजा पे पहुंच जाते हैं कि मेल फर्टाइल है या सब फर्टाइल है या इनफर्टाइल। फीमेल में थोड़ा सा ये लेबोरियस काम है, इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा डीप और ज़्यादा एक्सपेंसिव और ज़्यादा मैसिव है, लेकिन अल्टीमेट ये काम जब ज़रूरी हो तो फिर करना ही पड़ता है। अगर मेल फैक्टर हो और वो 2-3 कैटेगरीज़ में फिर आ सकता है, जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म का कम होना, एजोस्पर्मिया, स्पर्म्स का ना होना। हाँ, एजोस्पर्मिया भी कुछ वजूहात होती हैं, वो इन टाइम अगर दूर कर ली जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट शफायाब हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टीडियस काम है ये। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म्स का कम होना है, इसके भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं। समटाइम्स कोई ना कोई 1 या 2 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये मामला इस लेवल तक आ जाता है कि ओलिगोस्पर्मिया ज़ाहिर होता है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर उसके फैक्टर को एनालाइज़ कर लिया जाए, उसकी गहराई तक जाया जाए, अच्छे तरीके से डायग्नोज़ किया जाए, तो इसमें भी अल्लाह ताला की ज़ात शफा देती है। हाँ, इनमें सक्सेस रेट थोड़े से कम है। ओलिगोस्पर्मिया तकरीबन अगर इसकी बेस लाइन रूल आउट हो जाए तो फिर तो 80% 90% लोग क्योर हो जाते हैं। अगर बेस लाइन रूल आउट ना हो, उसकी बेस का पता ना चले, अनएक्सप्लेन्ड ये प्रॉब्लम हो, तो ये थोड़ा सा रेजिस्टेंट होता है। इसी तरह एजोस्पर्मिया, इसकी भी बेस रूट जो है उसको एनालाइज़ कर लिया जाए, उसकी गहराई तक जाया जाए, तो इसमें भी अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। मरीज़ों को कुछ इनफर्टिलिटी के जो प्रोसीजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके वो फर्टाइल हो सकते हैं, उनमें भी हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। अगली चीज़ होती है अफोर्डेबिलिटी। जो जेन्युइन रीज़न्स लगें तो हम उसमें भी पेशेंट को रिलैक्स करते हैं, और अल्टीमेट इस चीज़ का पेशेंट के इलाज में काफ़ी अच्छा असर है, पॉजिटिव असर। जल्दी से वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं ताकि मरीज़ों के मुनासिब रिज़ल्ट सामने आएँ और अल्टीमेट पेशेंट को तशख़ीस करने में और इलाज करने में फ़ायदा हो सके।